क्लास को शुरू ये कर दीजिए, स्टार्ट कर दिए। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे आज की क्लास को कर सकते हैं। आज मेरा इस YouTube चैनल खगड़िया वाले प्रीतम सर पे फर्स्ट वीडियो होने वाला है जो कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आखिर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड है केमिस्ट्री। शायद आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र। और कहा जाए रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोगों को बोलना है एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र का जनक या पिता हम लोग एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। तो आज की कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं। ये बेसिक चीज़ था। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स के बारे में। तो होता क्या है यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। अगर कहा जाए ये जो पूरी ब्रह्मांड है इसमें कुल कितनी चीज़ हैं, तो बोलना है आखिर इसमें दो चीज़ है। एक वर्ड है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। तो कहा जाए पूरे ये जो ब्रह्मांड है इसमें कुल कितने चीज़ है, तो पदार्थ और ऊर्जा। तो ये जो पूरी पृथ्वी आप लोगों को दिख रही होगी, कुल कितने ग्रह हैं ये सब दिख रहा होगा। तो पूरे यूनिवर्स में मात्र दो ही चीज़ है, एक है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्य। और इंग्लिश में इसे मैटर या सब्सटेंस कहा जाता है, मैटर या सब्सटेंस कहा जाता है। और एक वर्ड है ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग कहते हैं एनर्जी, एनर्जी। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स में दो चीज़ है, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। तो पदार्थ के बारे में तो हम लोगों को पढ़ना ही है केमिस्ट्री में, उससे पहले कुछ चर्चा हम लोग ऊर्जा के बारे में कर लेते हैं। आखिर ऊर्जा होता क्या है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फिजिक्स में कि ऊर्जा होता क्या है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगर कहा जाए ऊर्जा का SI मात्रक, अगर कहा जाए ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो बोलना है जूल होता है। जूल का संकेत क्या होता है, तो बोलना है J होता है। अगर कहा जाए SI का पूरा नाम क्या होता है, तो बोलना है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ऐसा पद्धति जो एक देश के लिए लागू ना हो, वो पूरे विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय हो, एक समान हो। तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और जूल का संकेत J होता है। ये था क्लास 9th का बेसिक चीज़ यानी फिजिक्स का। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो बात करेंगे पदार्थ का। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग पदार्थ से शुरू करते हैं। ये था पूरे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का बेसिक चीज़। तो हम लोग अब पदार्थ या द्रव के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ या द्रव्य। देखिए ये जो पदार्थ या द्रव होता है, अगर कहा जाए पदार्थ कहते किसे हैं, तो बोलना है ये पूरा ब्रह्मांड में ऊर्जा को छोड़कर सब चीज़ पदार्थ है। इस पूरे ब्रह्मांड में
ऊर्जा को छोड़कर बाकी बात जितने भी चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा सब चीज़ पदार्थ है। आप लोगों को ये मार्कर दिख रहा होगा यह एक प्रकार का पदार्थ है। आप जिस मोबाइल में देख रहे होंगे वो मोबाइल एक पदार्थ है। तो समझते हैं पदार्थ की परिभाषा कैसे दे सकते हैं। तो बोलना है कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, आयतन हो और वह कुछ अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहा जाता है। तो आप लोग इस भाषा को एक बार और देख के लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज। तो बोलना है पदार्थ को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। पदार्थ को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ, एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अगर कहा जाए पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं तो बोलना है दो भागों में। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ पढ़ने से पहले हम लोग अशुद्ध पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो अशुद्ध पदार्थ है इसका दूसरा नाम कहा जाए तो इसे हम लोग मिश्रण कहते हैं, मिश्रण। और मिश्रण किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, व्हाट इज मिश्रण, यानी मिश्रण होता क्या है। तो बोलना है जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो वो मिश्रण कहलाएगा। और मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक तुम लोग पढ़ा होगा समांगी मिश्रण, एक पढ़ा होगा समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण कहते किसे हैं, तो समांगी मिश्रण का परिभाषा बोलना है कि वैसा मिश्रण जिसमें पूरे विलयन का संगठन एक समान हो। अगर एक समान रहेगा तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा, अगर अलग अलग होगा तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि आखिर समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो तुम लोग अपने घर में शरबत पिया होगा, शरबत में आखिर होता क्या है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक होता है पानी और दूसरा होता है चीनी। अगर कहा जाए पानी और चीनी का जब मिश्रण करते हैं तो वो जो पूरा मिश्रण होता है वो ऊपर से पिए, बीच में पिए या नीचे पिए, तीनों का मिश्रण एक समान होगा तो समांगी मिश्रण कहलाएगा। अगर अलग अलग हो जाए तो वो विषमांगी कहलाता है। तो समांगी का पहला एग्जाम्पल है पानी और चीनी का मिश्रण। तो आप लोग चैट के माध्यम से बताएंगे कि पानी और नमक का मिश्रण समांगी होगा या विषमांगी। अब विषमांगी का एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विषमांगी मिश्रण कहते हैं वैसा मिश्रण जिसमें पूरे विलयन का संगठन एक समान हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे आप लोग एक गिलास पानी में अगर पत्थर को मिलाते हैं तो पूरे मिश्रण एक समान नहीं हो सकता है, तो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो एग्जाम्पल लिखना है पानी और बालू का मिश्रण, पानी और कंकर का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण, यानी पूरे मिश्रण एक समान नहीं होगा तो विषमांगी कहलाएगा। अगर एक समान हो गया तो वह समांगी कहलाएगा। तो आप लोग चैट के माध्यम से बताएंगे कि पानी और नमक का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाएगा या विषमांगी मिश्रण। यह था अशुद्ध पदार्थ के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो चलिए, ये जो शुद्ध पदार्थ है इसको दो भाग में बांटा है। तो कौन कौन है सबसे पहले जान लेते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो आप लोगों को पता होगा कि कुल तत्वों की संख्या 118 है। कुल तत्वों की संख्या 118 है और तत्व को तीन भाग में बांटा है। कौन कौन है तो चलिए हम लोग
लिख के दिखाते हैं कौन कौन है। तो पहला है धातु, और दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। अगर कहा जाए कुल तत्व की संख्या 118 है, धातु की संख्या कहा जाए तो 93 है, अधातु की संख्या कहा जाए तो 18 या 22 है, और उपधातु की संख्या कहा जाए तो बोलना है 3 या 7 है। तब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ तो अधातु की संख्या 18 और 22 बोले, उपधातु की संख्या 3 या 7 बोले, यह निश्चित नहीं है। ये बिल्कुल नहीं निश्चित है। 4 ऐसे अधातु एवं उपधातु है जिसका गुण एक समान है, जो कि आप लोगों को जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का, 11th चाहे 12th का हो, तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन सा धातु है जिसका गुण अधातु और उपधातु दोनों के तरह गुण को रखता है। तो ये था बेसिक चीज़, यानी कुल तत्व की संख्या 118, धातु की संख्या 93, अधातु की संख्या 18 या 22, उपधातु की संख्या 3 या 7। तो सबसे पहले इन सभी का परिभाषा जान लेते हैं, आखिर होता क्या है। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। तो व्हाट इज एलिमेंट? तत्व किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा देना है, वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना हो, उसे तत्व कहा जाता है। एक बार और रिपीट करते हैं और आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लेना है। तो तत्व किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना हो, उसे तत्व कहा जाता है। तो फिर यौगिक किसे कहेंगे? तो यौगिक का परिभाषा बताना है कि वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व के संयोग से बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। यौगिक किसे कहते हैं? एक बार और सुन ले, वैसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व के संयोग से बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। अब कहा जाए ये जो यौगिक है यह कितने प्रकार का होता है? तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक केकरा कहेंगे और अकार्बनिक यौगिक केकरा कहेंगे? तो एक लाइन में परिभाषा बताना है कि कार्बनिक यौगिक उस यौगिक को कहेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा हो। अगर कार्बन की मात्रा होगा तो वो कार्बनिक कहलाएगा, अगर कार्बन की मात्रा ना हो तो वो अकार्बनिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल देते हैं CO2, इसको पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ इसमें कार्बन है या नहीं? अगर कार्बन होगा तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। जैसे CaCO3 जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में एक तत्व है, उस तत्व का नाम है कार्बन। यानी जिस यौगिक में कार्बन की मात्रा होगा तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। तो फिर अकार्बनिक केकरा कहेंगे? वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे 1 से 2 एग्जाम्पल आप लोगों को देके दिखाते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं H2O। क्या आप लोग बताएंगे कि H2O में कार्बन की मात्रा है? बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं होगा तो अकार्बनिक होगा। दूसरा एग्जाम्पल देके दिखाते हैं H2SO4। H2SO4, क्या इसमें कार्बन की मात्रा है? बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं होगा तो यह अकार्बनिक कहलाएगा। एक आप लोगों का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिखाते हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि यह कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक। तो एक सूत्र लिख के दिखाते हैं CH4, जिसे कहा जाता है मीथेन। क्या कहा जाता है? मीथेन। तो बताओ मीथेन कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक? ये आप लोगों का होमवर्क था। तो ये सब पूरी चीज़ जान लेने के बाद हम लोग इनकी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, आखिर इनकी कौन कौन सी अवस्था है। तो सबसे पहले इन सभी को आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख ले और अपने अपने नोटबुक में तैयार करके दीवार पे चिपका ले, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ था ये क्लास 9th वाला स्टूडेंट,
10th 11th 12th एवं बीएससी वाले बच्चे भी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में जान लिए थे। अब हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, अगर कहा जाए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तो बोलना है 5 है। अगर कहा जाए पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं, तो बोलना है 3 है। कौन कौन है तो लिख के दिखाते हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बीईसी। बीईसी। अब आप लोग कमेंट में बताओगे कि बीईसी का पूरा नाम क्या होता है। हम नहीं बताएंगे, और इसका जो पूरा नाम होता है एक बार आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग कमेंट में लिख के बताना। बीईसी का पूरा नाम होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब कहा जाए क्या हमारे इस वायुमंडल में बीईसी का एग्जाम्पल है, तो बोलना है एक भी एग्जाम्पल अभी हमारे इस वायुमंडल में 2023 में एक भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक नाम सुना होगा अमेरिका का। अमेरिका में एक अंतरिक्ष यात्री का केंद्र है जिसका नाम नासा है। नासा। ये जो नासा है, नासा बोला क्या हम 2026 तक में 1 से 2 एग्जाम्पल बीईसी का दे देंगे, लेकिन आगे चल के आप लोग जब 2026 में पढ़ोगे तो बीईसी का एग्जाम्पल भी मिलेगा। लेकिन 2026 से पहले कहा जाए क्या बीईसी का एग्जाम्पल इस वायुमंडल में है, तो बोलना है एक भी नहीं। अब ये था बीईसी का बेसिक चीज़। अब समझते हैं प्लाज्मा अवस्था के बारे में। कहा जाए प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं, तो बोलना है पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हमारे इस वायुमंडल में एक नहीं दो नहीं करोड़ों प्रकार का पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। जैसे कहा जाए प्लाज्मा कैसा दिखता है, तो बोलना है खेखार की तरह। खेखार का मतलब होता है बलगम, यानी ये जो प्लाज्मा अवस्था है इसका कैसा दिखता है, तो बोलना है खेखार की तरह। लेकिन खेखार होता नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि खेखार की तरह कौन कौन सा पदार्थ है। तो जब लोहा को 3600 डिग्री सेल्सियस पे पिघलाएंगे, जब लोहा को 3600 डिग्री सेल्सियस पे पिघलाएंगे और जिस अवस्था में वो पिघलेगा वो कौन सी अवस्था होगा, वो प्लाज्मा अवस्था होगा। पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे अभी बारिश का समय है, बारिश के समय बिजली ठनकती है। जो बिजली ठनकती है वहाँ पे कहा जाए तो कौन सी अवस्था होती है, वो प्लाज्मा अवस्था होती है। अगला एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने यहाँ से सूर्य को देखा होगा। जब सूर्य को देखा होगा तो सूर्य के चारों तरफ का जो भी वायुमंडल है उसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। आप लोगों के लिए प्लाज्मा अवस्था का एक आप लोगों को सूर्य के बारे में बता देते हैं अमेजिंग फैक्ट, या नहीं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि बताओगे कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की टोटल दूरी कितनी है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, हम नहीं बताने वाले हैं। तो प्लाज्मा का एग्जाम्पल समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग ठोस द्रव गैस के बारे में जानकारी लेते हैं। ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस। फैन को ऑफ कर दीजिए। फैन को ऑफ कर दीजिए। नहीं होगा ये हाँ, तो हम लोग ठोस द्रव गैस के बारे में जानते हैं। देखो ये जो ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है, इन तीनों का परिभाषा समझने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ जान लेते हैं। अगर कहा जाए कि
वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधा द्रव्य में परिवर्तित होता है, वैसा पदार्थ जो सीधे ठोस से द्रव्य में परिवर्तित होता है, तो इसे कहते हैं द्रवनांक। क्या कहते हैं? द्रवनांक। और द्रव से गैस में जब परिवर्तित होता है तो इसको कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो कहा जाए एग्जाम में 9th वाला स्टूडेंट या 11th वाला स्टूडेंट, सुनना, द्रवनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो एक लाइन में परिभाषा बताना है कि वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधा द्रव्य में परिवर्तित हो तो द्रवनांक कहलाता है, तो वैसा पदार्थ जो द्रव से गैस में परिवर्तित हो तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। अगला है कि वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो तीनों का परिभाषा आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिख लेंगे। हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं कि द्रवनांक का क्या एग्जाम्पल होगा, क्वथनांक का क्या होगा और ऊर्ध्वपातन का क्या होगा। तो सबसे पहले द्रवनांक के बारे में चर्चा करते हैं। तो द्रवनांक ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो आप लोगों ने अपने अपने घर में देखा होगा, एक बर्फ को, जब बर्फ उस अवस्था में रहता है तो ठोस अवस्था में रहता है, तो ठोस पे जब वायु का प्रभाव पड़ता है तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी बनना द्रवनांक कहलाएगा। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आप लोग अनेक सारी जानते होंगे। उसके बाद है क्वथनांक। क्वथनांक कहते क्या है? द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पानी देखा होगा, पानी को जब ताप देते हैं, जब पानी को उबालते हैं तो सीधा वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्प का मतलब होता है गैस में। तो बताओ, पानी का उबलना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है या कौन सी विधि है? तो बोलना है क्वथनांक। और एक एग्जाम्पल है ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होना, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसका बेस्ट उदाहरण है कि आप लोगों ने अपने अपने घर में किसी भी माँ या पिता को पूजा करते हुए देखा होगा। जब पूजा करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ रहता है, उस चीज़ का नाम है कपूर। क्या नाम है? कपूर। ये जो कपूर कहा जाए तो पहले यह ठोस अवस्था में रहता है, जैसे इस पे ताप देते हैं तो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो बताओ, कपूर का जलना कौन सी विधि है? तो बोलना है ऊर्ध्वपातन विधि है। शायद मुझे विश्वास हो गया होगा कि द्रवनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन का परिभाषा और उन तीनों का एग्जाम्पल। अब हम लोग ठोस का परिभाषा, द्रव का परिभाषा और गैस का परिभाषा जान लेते हैं और आगे की कक्षा में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों का परिभाषा मैं इस वीडियो में बता देता हूं और आगे की कक्षा में जो बताऊंगा मैं लास्ट में बता के जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं आकार का, दूसरा आयतन का। तो ठोस कहते क्या है? तो परिभाषा एक लाइन में जवाब देना है कि वैसा पदार्थ जो जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित हो। अगर वैसा पदार्थ जिसका आकार, आयतन निश्चित हो तो वह ठोस कहलाता है। जैसे आप लोगों को मार्कर दिख रहा होगा, इसका आकार भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। आयतन का मतलब होता है कि वो कितना जगह छेक रहा है, यानी ये मार्कर जितना जगह छेकेगा उससे ज़्यादा नहीं छेक सकता है, यानी इसका आयतन भी फिक्स है और आकार भी फिक्स है। उसको हम लोग कहते हैं ठोस कहते हैं। द्रव का क्या परिभाषा देना है? आकार और आयतन पे ही बताना है। तो समझो, द्रव कहते क्या है? वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव्य कहा जाता है। वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो
और आकार और निश्चित हो तो द्रव कहा जाता है। जैसे आप लोग अपने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट के रूप में भी देख सकते हो। जैसे 1 लोटा पानी लेना है, यानी 1 लीटर जब पानी में, अगर 1 लीटर पानी में अगर उस पानी को किसी भी पात्र में रखेंगे तो उसका आकार चेंज होते रहेगा। लेकिन उस पानी, जितने पानी रखे हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो इनका आयतन निश्चित कर दिया कि 1 लीटर है और आकार अनिश्चित है, यानी आप जिस पात्र में रखोगे उसी पात्र के आकार का हो जाएगा। अगर 1 लीटर पानी को अगर देगची में रखते हो तो देगची के आकार का हो जाएगा, लोटा में रखते हो तो लोटा के आकार का हो जाएगा, थाली में रखते हो तो थाली के आकार का हो जाएगा। यानी इसका आयतन निश्चित कर दिया और आकार और निश्चित कर दिया। अगला है गैस। अगला है गैस। तो गैस किसे कहते हैं? तो आकार और आयतन की बात करें, आकार और आयतन की बात करें तो इसका परिभाषा कैसे देना है? तो बोलना है वैसा पदार्थ जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो, दोनों अनिश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है? गैस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आप लोगों के घर में एलपीजी गैस होगा। अगर एलपीजी गैस के सिलेंडर में 1 ग्राम भी एलपीजी गैस को रखते हैं तो वो ये नहीं कहेगा कि हम आधे छेकेंगे, जितने उसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो पूरा छेकेगा। चाहे तुम 1 लीटर गैस भरो, ½ लीटर भरो या 20 लीटर भरो, अगर कहा जाए इस रूम में अगर 1 ग्राम एलपीजी गैस को छोड़ दिया जाए तो वह ये नहीं कहेगा कि हम इतने दूर में रहेंगे। इस पूरे रूम में जितने भी जगह है सबके जगह एलपीजी गैस आ जाएगा। यानी उसका ना तो आयतन भी फिक्स है और ना ही उसका आकार फिक्स है, यानी उसे क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो गैस का एग्जांपल आप लोग बहुत जानते होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो बताओगे कि एलपीजी गैस, एलपीजी गैस में क्या मिलाया जाता है जो वो गंध करता है? एलपीजी गैस में वो क्या मिलाया जाता है जो वो गंध करता है? उसका नाम एवं उसका सूत्र लिख के आप लोग बताएंगे। तो अब हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे की कक्षा में इससे आगे बताएंगे ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे पहले ठोस का चर्चा होगा, उसके बाद द्रव का होगा, उसके बाद गैस का होगा। तीनों का हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं बीएससी लेवल तक। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं और कुछ एक गज़ल हो जाए तो जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो पदार्थ के बारे में जितना चीज़ आप लोगों को बताएं ये कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे की कक्षा के लिए रेडी रहिएगा। तो चलिए, जय हिंद।